हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं नया लेक्चर लेकर के कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, इसके बाद आयनिक सॉलिड के बारे में, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेटालिक सॉलिड के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग फर्दर 3 भाग में डिवाइड करते थे, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आज हम लोग ने पढ़ना है हम लोग को कोवैलेंट नेटवर्क के बारे में, ठीक ना। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था आयनिक के बारे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर पोलर, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोग को आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड से एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, कि यह एक ऐसा सॉलिड है जो कि सॉलिड स्टेट के कंडीशन में क्या होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जब उसको मेल्ट कंडीशन किया जाता है, मेल्ट जब किया जाएगा हाई जब टेम्परेचर को बढ़ा करके, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके पीछे रीजन ये निकल कर आया था कि सर सॉलिड स्टेट कंडीशन में आयनिक सॉलिड के जो आयन्स होते हैं, यानी जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्री नहीं रहते, जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसको मेल्ट करते हैं, वो क्या होता है कि उनके आयन्स फ्री स्टेट में आ जाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है, ठीक ना। तो आज हम लोग का चौथा क्लासिफिकेशन होगा, लिखेंगे हम लोग का 4th नंबर होगा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, ठीक ना। कौन सा सॉलिड पढ़ेंगे हम लोग? कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहला चीज कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होंगे, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहता है क्या? नॉन मेटल एटम होगा। याद रखिएगा, मेटालिक सॉलिड के केस में मेटल एटम होता था, और यहाँ पर कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कैसा होगा? नॉन मेटल एटम होगा, ठीक ना। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक ना। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड बोलिए या कोवैलेंट सॉलिड बोलिए या नेटवर्क सॉलिड बोलिए, इसका मतलब ही होता है कि जो कोवैलेंट जो नाम आया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इवन की आयनिक सॉलिड में जो आयनिक जो बॉन्ड होता है उससे भी ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि दो अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर दो नॉन मेटल एटम जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसमें क्या होगा कि आयनिक इंटरेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होगा, बल्कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के भी रिस्पेक्ट में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक ना। तो लिखेंगे जब कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। तो लिखेंगे they have very high melting point and boiling point। नेचर कैसा होगा? they are very hard in nature। कोई पूछेगा कि ये हार्ड नेचर क्यों होता है, तो बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, ठीक ना। इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मेल्टेड या मेल्टिंग स्टेट। याद रखिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा सॉलिड है जो सॉलिड स्टेट में भी बैड कंडक्टर होगा और उसको मेल्टिंग स्टेट में भी डालेंगे फिर भी क्या होगा? वो
इंसुलेटर होगा, मतलब बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। आयनिक सॉलिड में ऐसा नहीं था। आयनिक सॉलिड में क्या होता था कि सॉलिड स्टेट के कंडीशन में बैड कंडक्टर और मेल्टेड स्टेट के कंडीशन में गुड कंडक्टर होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मतलब कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन को मूव होने ही नहीं देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से या तो सॉलिड स्टेट में रहे फिर भी, या मेल्टेड स्टेट में रहे फिर भी, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होंगे, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल को कभी कभी जेंट मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, लिख देंगे दे आर ऑल्सो कॉल्ड GIENT, जेंट। GI देख लेना, स्पेलिंग थोड़ा सा, जेंट होता है, GINT, जेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जेंट का मतलब होता है लार्ज स्ट्रक्चर। ऐसे समझिए, नेटवर्क जैसे ही बोलते हैं तो क्या मन में आता है, कुछ नेटवर्क होगा, बहुत सारा जाल टाइप का, ठीक है ना, उसी को लेकर के, जो कि लार्ज स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यहाँ पर, इस तरफ से एक और भी बात करके यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लिख लेंगे, चाहे यहां पर ऐसे कर लो, दे आर हैविंग लार्ज स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। कोई आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि इसको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं, तो बोलिएगा कि सर ये कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बहुत लार्ज स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। चलिए, तो ये था कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के बारे में। क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम होगा, टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर वेरी हार्ड इन नेचर, फिजिकल नेचर क्या होगा, बहुत हार्ड होगा, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मेल्टिंग स्टेट, ठीक है, और दे आर आल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल। जेंट का मतलब होता है लार्ज, वही चीज होता है नेटवर्क टाइप का, इसलिए यहां पर लिखा दे आर हैविंग लार्ज स्ट्रक्चर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है, मिटाइए इसको, मिटाते हैं, नोट कीजिए फटाफट। चलो, इसके एग्जांपल्स की कुछ बात करेंगे हम लोग कि क्या इसका एग्जांपल्स है, देखते हैं हम लोग। लिखेंगे एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, लिखो तो मेरे भाई, लिखिए एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसके एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन के दो एलोट्रोप्स होंगे, कौन कौन भाई, डायमंड और दूसरा क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि डायमंड कैसा है, किसका एग्जांपल है, तो बोलेंगे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है, ग्रेफाइट क्या है, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कंफ्यूज मत रहिएगा, मैंने पहले भी लिखाया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ये कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड किसका क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा एग्जांपल होता है, याद रखिएगा, सिलिका। ये जो सिलिका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SiO2, ये भी कैसा है, नेटवर्क सॉलिड है, या इसको कोवैलेंट नेटवर्क, जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप, नेटवर्क सॉलिड। इसके बाद याद रखिएगा ALN, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी एक होता है SiC, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, इसको कॉमन जो नेम होता है, इसको जो कॉमन नेम की जो जान जाता है, कॉमन नेम से इसको बोलते हैं कार्बोरंडम। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, कार्बोरंडम, याद रखिएगा। तो कौन कौन सा, डायमंड हो जाएगा एग्जांपल, ग्रेफाइट हो जाएगा एग्जांपल, सिलिका हो जाएगा एग्जांपल, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी हैं सब किसके हैं, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे डायमंड्स और ग्रेफाइट के बारे में। फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए लिखते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डायमंड एंड ग्रेफाइट। कभी कभी अब ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक ना, लेकिन बिहार बोर्ड है, कभी कभी लॉलीपॉप भी डाल देता है बच्चों के सामने और बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, कह रही है लॉलीपॉप आया कहां से गया, ठीक है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जानना जरूरी है, आप जानते हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी लिख लीजिए, मेरा फर्ज है बताना। लिखिएगा आप और डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में, डायमंड है क्या आपको पता होना चाहिए, यह कार्बन का एलोट्रोप्स है। लिखेंगे इट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आपको पता होना चाहिए कि एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है। एलोट्रोप्स का मतलब होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट से बना होगा, ठीक ना। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका सेम होगा बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक ना। तो इट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। लिखेगा इट इज द हार्डेस्ट material known on अर्थ। याद रखिएगा, और अर्थ ही नहीं बल्कि आप इसको यूनिवर्स लिखो तो ज्यादा बेटर है। यूनिवर्स, विश्व में यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई मटेरियल हार्डेस्ट है, दैट मटेरियल इज नोन एज क्या, डायमंड। याद रखिएगा, ठीक ना। लिखेंगे इट हैज वेरी हाई एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अभी तक जितने भी प्रकार के सॉलिड पढ़ा हम लोगों ने, ठीक ना, आयनिक, मेटालिक, मोलिक्यूलर, उन सबके रिस्पेक्ट में कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का तो सबसे ज्यादा होता ही है, और उन सबों में सबसे ज्यादा किसका, डायमंड का। पृथ्वी पर ही नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स की बात करूं, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल अगर कोई है तो कौन सा है, डायमंड होता है। यहां पर कहता है कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि इट इज वेरी हाई, बल्कि हाई नहीं बहुत ज्यादा। अगर हम बात करेंगे डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो लगभग 4400 से लेकर के 4800 डिग्री के आसपास होता है। एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है मेरे को, बट लगभग 42 से 45 के आसपास, मतलब कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत सारा लड़का पूछ देगा कि सर आयोडीन में भी तो आई और आई के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो क्या इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा? नहीं, ये लार्ज स्ट्रक्चर नहीं है, नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता है, ठीक है ना। कार्बन के एलोट्रोप से डायमंड, और आपको कार्बन बता चुका हूं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, तो नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है ना। इसलिए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बाबू, वेरी हाई। इट सो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा था आपको, केवल आता है कभी कभी, इसको इंपॉर्टेंट टैग ले लीजिएगा और लिखिएगा कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड जो होता है, डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, sp3 होता है। याद रखना कौन सा होगा, sp3 होगा। कार्बन करता क्या है कि अपना चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर देगा। तो आपको पता होना कि अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। कार्बन डायमंड के केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा, और जिसके फलस्वरूप
कार्बन अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लेता है बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp3। ये क्वेश्चन बिहार में भी पूछा हुआ है और स्टेट लेवल के जितने भी पीएमटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उस समय कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक लिखिएगा, एक प्रॉपर्टी जिसका और है डायमंड का, लिख लेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि डायमंड जो होता है इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड को हम लोग क्या करेगा, डायमंड कि इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें आप फॉलो करवाओगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी है सारे बॉन्ड में प्रेजेंट है और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। किसी भी मटेरियल में करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए या फिर उनके आयन्स फ्री होना चाहिए। इसके केस में न तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक ना, और आयन तो इनके पास होंगे नहीं क्योंकि आयनिक सॉलिड है नहीं। क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम लोग ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। सेकेंड स्टार पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा ग्रेफाइट के बारे में। लिखेंगे सेकेंड जो स्टार पॉइंट जो होगा ग्रेफाइट, है ना। डायमंड के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन इसका बहुत फेमस होता है, ठीक ना। सबसे पहला चीज तो लिखिएगा कि इट इज ऑल्सो एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। याद रखिएगा ग्रेफाइट भी किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से। डायमंड भी किससे मिलकर बना था, कार्बन से। लिखेंगे इट इज सॉफ्ट इन नेचर in comparison to other covalent network solid like डायमंड। यानी कि कह सकते हैं कि डायमंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। लिखेंगे इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। याद रखना डायमंड कौन सा था, ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सा होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे कि इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड का मतलब क्या होता है बताता हूं, स्ट्रक्चर। लेयर्ड का मतलब होता है, समझिए इस तरह से, जैसे मान लो कि ये एक प्रकार का हेक्सागोनल है तो ये दूसरा लेयर इस तरह से रहेगा। इस तरह से लेयर वाइज लेयर क्या रहता है, अरेंज रहता है, ठीक ना। और ये लेयर क्या करता है कि एक दूसरे पे क्या करता है, स्लाइड करता है। स्लाइड करने की वजह से क्या होता है कि इनके सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट होता है, जो कि जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है और ये जो लेयर है, एक लेयर पर ये दूसरा लेयर इस तरह से स्लाइड कर रहा है। जब भी स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, पढ़ लीजिएगा फिजिक्स में, ठीक ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि वहां पर थर्मल एनर्जी डेवलप होता है, हीट एनर्जी डेवलप होता है। वो जो हीट एनर्जी जो होता है इनको क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है। और इसी सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज चल रहा है और अचानक किच 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 का आवाज है, जैसे पंखा चलता है और कभी कभी क्या करता है कि आवाज देने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खोल करके उस पंखे की ग्रीसिंग करते हैं, उसमें ग्रीस डालते हैं। तो ग्रीस क्या हो गया, लुब्रिकेंट मटेरियल हो गया। या आप यूं कहें कि जैसे कोई दरवाजा है तो दरवाजा को कभी खोलिएगा बंद तो चूई चूई क्या आवाज निकलता है, तो हम लोग बोलते हैं अरे इसमें जो है ना, इसके कब्जे में थी सरसों का तेल डाल दो या कोई ग्रीसिंग मटेरियल डाल दो। वो ग्रीसिंग मटेरियल सरसों का तेल या कुछ भी इस्तेमाल करते हो, होता क्या है, लुब्रिकेंट होता है, ठीक ना, जो उसके क्या करे, उसके फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है और आसानी से स्मूथली क्या करेगा, मूव करेगा। तो लुब्रिकेंट की तरह क्या होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। ये इसको कभी कभी बोला जाता है कि डायमंड हेक्सागोनल है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक ना। लिखेंगे द, ऐसे लिखो, ड्यू टू, यहां पर लिख दें, क्या दिखाई देगा, चलो नहीं दिखाई देगा, इतना लिखो पहले, तब तो ऊपर से मिटा के लिखता हूं मैं। दोस्तों ग्रेफाइट के बारे में, आल्सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, soft in nature in comparison to other covalent network fluid like diamond. It has a hexagonal structure, layered structure होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ड्यू टू लेयर्ड structure one layer slide over other layer. This couch development of heat between the two layer and it become soft in nature. Due to soft nature of graphite, graphite it used as lubricant. याद रखिएगा, लुब्रिकेंट का मतलब फिसलन कर देगा, ठीक है। जैसे कि आप सरफेस पे किसी जगह चल रहे हो, ठीक है, और अचानक तेल गिर गया तो पैर आपका फिसल गया, तो लुब्रिकेंट की तरह काम हो गया, ठीक है। तो चलो, फ्रिक्शन को जो कम करने वाला हो वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल लुब्रिकेंट के रूप में क्यों करते हैं, तो बोलेंगे कि ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करता है, माने फिसलता है, जिसकी वजह से दोनों लेयर के बीच में हीट डेवलप होता है। ये हीट क्या करता है कि ग्रेफाइट को सॉफ्ट काउच करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, और सॉफ्ट होने की वजह से उसको लुब्रिकेंट की तरह हम लोग बहुत सारे मशीन्स में क्या करते हैं, इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसका, यहीं पर लिख लो कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, इन कंपैरिजन टू कौन सा हो जाएगा बाबा, डायमंड के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, जानते हैं ऑलरेडी, सॉफ्ट नेचर का है, हार्ड नहीं है डायमंड की तरह, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल कर लेते हैं लुब्रिकेंट की तरह, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कहता है कि ग्रेफाइट जो होता है, लिखेंगे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, याद रखना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में, क्वेश्चन पूछेगा कि डायमंड बैड कंडक्टर, क्योंकि कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड था, उसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते थे। ग्रेफाइट भी सर कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन ये हमारा गुड कंडक्टर क्यों बनेगा, तो लिखेंगे इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोला जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट, so it become good conductor। आई बात समझ ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कैसे, जरा से इसको स्ट्रक्चर से तुम देख लो। हमने बोला था कि लेयर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक ना। एनसीईआरटी में देखिएगा, ठीक ना, ये थोड़ा सा 11th का चीज था, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं था कार्बन फैमिली में, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा इसको, इनऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे तो, ठीक ना। इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर इस तरह से देखो, ये हो गया हेक्सागोनल, और एक पे दूसरे के इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक ना, कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। अब देखो क्या होता है कि देखो यहाँ पर मेरे पास हर, मैंने बोला था ऑर्गेनिक में पढ़ाया था कि जहां जहां कोना होगा वहां कार्बन का होना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर भी कोना, यहाँ पर भी कोना, यहाँ पर कोना मतलब कॉर्नर, है ना, तो ये सब कार्बन है। अब देखो यहाँ से बना,
इसके साथ बॉन्ड बना, ये इसके साथ बॉन्ड बना, ये इसके साथ बॉन्ड बना। तो जरा देख, तो अगर ये कार्बन है और ये जब कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया और एक बॉन्ड तेरा इधर बनाया। कार्बन के टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। तो इसके पास अभी भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री रहेगा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा यही क्या करेगा? मोबाइल होगा। फ्री में है भैया, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है तो फ्री होगा, और फ्री होगा तो मोबाइल नेचर का होगा। मोबाइल होगा तो क्या होगा? उसमें करंट फ्लो करेगा। और यही हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काम करेगा। सही बात समझ में ना? तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए ग्रेफाइट क्यों करता है विद्युत, ग्रेफाइट जो होता है क्यों करंट फ्लो करता है, तो बोलेंगे कि ग्रेफाइट के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ग्रेफाइट क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डायमंड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डायमंड के पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मोबाइल नहीं है। दैट्स व्हाई डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये हो गया, लिख लीजिए इसके बारे में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, या पीएमटी में भी, जेई में भी पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक किस लिए है? क्यों है? क्योंकि उनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना? चलिए ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और लिखिएगा इसका, ना तो यही से क्लियर कर रहा था मैं। ये मेरा ग्रेफाइट के पास कार्बन यहाँ पर है, कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 में से 3 वो इलेक्ट्रॉन क्या इस्तेमाल किया बॉन्ड बनाने में? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अगर बताओ कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि अगर बोलूंगा कि ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी तो क्या बताओगी? sp2 होगा कि sp3? sp2 होगा, क्योंकि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा? sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा? sp3। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कर लो, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेना। यहाँ पर लिख लेना द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? sp2 कार्बन। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। यहां तक था आपका डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जांपल। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। मिटा दे। चलो आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। सीबीएसई वाले बच्चे ज्यादा इस पर नहीं फोकस करेंगे। ठीक है ना? और ये जूनियर क्लास का क्वेश्चन है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट, लिखो तो क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? तो एक तरफ लिख देना इसके आंसर में डायमंड लिख देना, और एक तरफ देना ग्रेफाइट। डायमंड में क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट, इट इज हार्ड इन नेचर। इसका पहला पॉइंट, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़े हैं ना अभी है ना? तीसरा में लिखिएगा, इट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और इट इज क्या हो जाएगा? देखो स्ट्रक्चर को शॉर्ट में एसटीआर कर दिया, ठीक ना? और एक की तरह का इट इज हेक्सागोनल
गोनल स्ट्रक्चर। चौथा में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड क्या होता है बाबा? sp3। और इसका चौथा लिखेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? sp2। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा पांचवा में, इट हैव वेरी हाई एमपी एंड बीपी। और ये क्या हो जाएगा? पांचवा पॉइंट, इट हैज लो एमपी एंड बीपी। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा याद रखिएगा 2 पॉइंट। हाइब्रिडाइजेशन पूछता है और एक होता है गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर, है ना। ग्रेफाइट वाला ज्यादा पूछता है। ग्रेफाइट वाला में पूछता है कि गुड कंडक्टर है तो क्यों है, ठीक ना। और हाइब्रिडाइजेशन में पूछता है कि डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसको नोट कर लो, ठीक ना। चलिए, तो यहां तक था हमारे पास एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की कहानी थी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलोग्राफी के बारे में, ठीक है। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड स्टेट में कि सॉलिड क्या होता है, क्या उनके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, एमोर्फस सॉलिड क्या है, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था वो सॉलिड स्टेट का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, है ना। वहां से एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ता है कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट ये सब नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड में इक्का दुक्का में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे, और जेई मेन में एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। रियल जो सॉलिड स्टेट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है क्रिस्टलोग्राफी से। तो क्या होता है क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। देखिए, यहां से एकदम पूरा दिमाग लगाना है, टोटल का टोटल मैथमेटिक्स है यहाँ के बाद, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड जो है हमारा 2 डायमेंशनल है और हम लोग पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल चीजें। क्रिस्टल जो लैटिस होता है, क्रिस्टल जो होता है वो 3D होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ कि क्रिस्टलोग्राफी कहते किसको है, तब बोलिएगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट द क्रिस्टल। यानी कि क्रिस्टल के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाएगा? क्रिस्टलोग्राफी। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत में क्रिस्टल के सारे गुण के बारे में पढ़ेंगे, टोटल प्रॉपर्टी जो क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल किनसे मिलकर बना होता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज क्या है, सब जितनी भी चीजें हैं सारा का सारा चीज कौन डील करेगा? क्रिस्टलोग्राफी को। तो क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो हेडिंग देंगे हम लोग क्रिस्टल लैटिस। मिटाते हैं इसको, नोट करो। चलो लिखते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। लिखिए, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस क्या कहता है कि 3 डायमेंशनल वे में किसी भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर जो अरेंजमेंट दिखा दे उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। यह एक प्रकार का अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी भी सॉलिड का, किसी भी सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होगी, ठीक ना, इन 3 डायमेंशनल वे में, ठीक ना। लिखेंगे इट इज द रेगुलर arrangement of constituent particle in a 3-dimensional way, 3-dimensional way, बगल में लिख गया 3D, 3-dimensional way is called crystal
लैटिस, क्या बोलेंगे उसको बाबू, क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। ठीक ना, क्या मैंने बोला, इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल के बारे में, और क्रिस्टल कहां से आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होता है बाबा, रेगुलर होता है। तो कहता है कि इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयन्स भी हो सकता है, इन अ 3 डायमेंशनल वे। वे का मतलब होता है तरीका, किसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डायमेंशनल में, ठीक ना, इज कॉल्ड क्या, क्रिस्टल लैटिस। कहता है क्या, सिंस द orientation of crystal lattice occurs in space में occurs in space, so crystal lattice is also known as स्पेस लैटिस। याद रखिएगा, कहीं कहीं क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस के भी नाम से जाना जाता है, और स्पेस लैटिस इसलिए बोलते हैं कि उनका, किनका, क्रिस्टल लैटिस का जो ओरिएंटेशन होगा वो कहां पर होता है, स्पेस में होता है। आकर्षण कहां, ओरिएंटेशन कहां होगा, स्पेस में होता है, इसलिए इनको स्पेस लैटिस भी बोला जाता है। तो कोई आपको क्रिस्टल लैटिस बोले या स्पेस लैटिस बोले, उसका डिफिनेशन क्या होगा, इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल वे। क्लियर हो गया। जैसे इसको नोट करो, फटा से एक फिगर बनाकर दिखाता हूं, फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, आइए देखते हैं हम लोग, इसके बाद करेंगे, एक पहले फिगर देखो पहले, है ना, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डील करेंगे हम लोग। देखो, हमेशा क्यूब देखे ना, क्यूब घन देखे होंगे, सेम क्यूब के जैसा इसका आकार होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, लिखेंगे, हम लोग जानते हैं क्रिस्टल लैटिस जो होता है, लैटिस, सो 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर का मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लाइक क्यूब, ठीक है। अब क्यूब तो आपको बनाने आता ही होगा, बना लीजिए। ये हो गया, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, 3D स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टल। हो सकता है मेरे से थोड़ा सा डायमेंशन थोड़ा कहीं बड़ा कहीं छोटा बन जाए, है ना, लेकिन आपको एक क्यूब समझना है इसको, कि इनके सारी भुजाएं आपस में क्या हो, सारा चीज क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ना। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया तेरा पास, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये तेरा हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये इधर तुम्हारा क्या हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये हमारा आपका क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर होता है। बोलेगा क्वेश्चन कि क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बाबा, 3D स्ट्रक्चर होता है, कैसे, जैसे क्यूब की तरह, ठीक ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। नेक्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस लिखेंगे। पहला देखा स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। देखो इधर फिगर में बना देता हूं, और फिगर के माध्यम से सारा कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा। तो क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, तो 3D स्ट्रक्चर होता है। तो बनाओ यहां पर पहले एक क्यूब बनाइए,
ठीक ना। इस तरह से हमारा हो गया, कोई क्रिस्टल लैटिस हो गया। पहला कहता है, लिखेंगे यहाँ पर, देयर आर मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कौन कौन? ए में देखो, पहला कहता क्या है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसका जो कॉर्नर होगा, कॉर्नर बोले तो मेरे भाई ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया। कॉर्नर का मतलब कोना, समझ आ गया ना। कॉर्नर बोले तो कोना। ये जो कॉर्नर है, कहता है कि इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं, या इसको लैटिस साइट बोलते हैं। कहता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के जो कॉर्नर होगा, ये सारे के सारे कॉर्नर क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। यानी कि ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट कहलाएंगे, या इसी को हम लोग लैटिस पॉइंट या इसी को लैटिस साइट भी बोला जाएगा। तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि इन एनी क्रिस्टल लैटिस the corner is called lattice point या लैटिस साइट। याद रखिए, ये सब मानना है। अभी आप क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते कि सर हम काहे कॉर्नर को लैटिस पॉइंट बोलेंगे। ये ऐसा एजम्पशन है क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ये साइंटिस्ट जो था, आपको कौन था, डिफ्रैक्शन स्टडी किया था ब्रैक्स में, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज बताया था। क्या बताया था? उन्होंने देखा कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है तो जो उसका कॉर्नर पॉइंट जो होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? लैटिस पॉइंट बोलेंगे, या इसी को लैटिस साइट बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जरा देखो। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, जो कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर क्या करता है कि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर कोई क्रिस्टल लैटिस देखा तो जो उसका कोना होगा, वो कोना रिप्रेजेंट करेगा किसके बारे में? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में, ठीक ना। तो ये हम लोग मान लो कि कॉर्नर है, क्यूब है, मेरा क्रिस्टल लैटिस है, और हमने इस पे थोड़ा सा ब्लैक से बड़ा बड़ा सर्किल बना दिया इस तरीके से, ठीक ना। ये जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा सर्किल जो दिखाई दे रहा है, इस बड़ा सर्किल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है बताओ तो? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयंस हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल के? नॉट एक्ट एज कंस्टिट्यूएंट, बताया तो था पार्टिकल। कौन कौन बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने बोला था कि किसी भी क्रिस्टल का कंस्टिट्यूएंट पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। लेकिन कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं हो सकता? तो सब एटॉमिक पार्टिकल, नॉट एक्ट एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं हो सकते। तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। यानी कि कॉर्नर है तो हम ये मान कर चलेंगे कि उस पर कोई पार्टिकल है। कॉर्नर ही क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिसको हम लोग लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट बोल देते थे। लिखे देंगे कि in a crystal lattice each corner represent, each corner ऐसे कर दो, in a crystal lattice each lattice point बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, each
लैटिस पॉइंट बगल में लिख दो कोष्ट में। लैटिस पॉइंट किसको बोलते थे? कॉर्नर को बोलते थे। ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या उसको बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक नोट करो तो फटाक से, फिर तीसरा पॉइंट लिखवा देता हूं कि यहां पर दिखाई देगा। चलो देखो यहीं पर लिख देते हैं। लिखो सी में, देखो तो क्या कहता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का दो जो लैटिस पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे पाथ से जुड़े हुए हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ से जुड़ा होता है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का कोई दो लैटिस पॉइंट जो होगा, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, कोई भी दो लैटिस पॉइंट जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जुड़ा होगा। ऐसा नहीं कि ये जो लाइन है ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं। कैसा जुड़ा रहेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ से जुड़ा होगा। ठीक है ना? लिख लेंगे हम लोग सी नंबर पॉइंट के बारे में कि इन एनी क्रिस्टल लैटिस, लिखो इन एनी, दिखाई दे रहा है ना? इन एनी क्रिस्टल लैटिस टू consecutive lattice point are joined through a straight line path। याद रखिए, क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन पढ़ा, पहले पढ़ा क्रिस्टलोग्राफी के बारे में कि क्रिस्टलोग्राफी क्या करता है, क्रिस्टल के बारे में स्टडी करवाता है। फिर पढ़ा क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि क्रिस्टल लैटिस किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल वे में। उनके स्ट्रक्चर को देखा, फिर उनके हमने प्रॉपर्टीज को देखा, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखा। 3 कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो कॉर्नर होगा उसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे। दूसरा बोला कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो कॉर्नर होता है, जो लैटिस पॉइंट होता है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन नहीं हो सकता और न्यूट्रॉन नहीं हो सकता। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि एनी क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में दो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, दो लगातार जो लैटिस पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जुड़ा रहेगा। देखिए इस तरह का स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा पाथ नहीं है। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन पाथ से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? क्रिस्टल लैटिस हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाक से, नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है यूनिट सेल। इसके बाद क्या आएगा बाबा? यूनिट सेल आएगा। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस के बाद पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे नेक्स्ट यूनिट सेल क्या होता है। देखो यूनिट का मतलब क्या होता है? एक की बात करेगा। ठीक है ना? यूनिट का मतलब एक की बात करेगा। कहता है कि यूनिट सेल जो होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन होता है। छोटा पोर्शन बोलने का मतलब होता है कि बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके एक इंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। जिस तरीके से आपके बॉडी का एक छोटा सा सेल जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि सेल जो होता है हमारे बॉडी का, जो कोशिका होता है, ये सबसे छोटी इकाई है। यानी कि हर कोशिका, छोटे छोटे कोशिका मिल करके पूरा एक इंटायर लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। बिल्डिंग जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आपके घर के मकान बनते हैं, कहीं बड़ा बड़ा बिल्डिंग का क्रिएशन होता है, तो वहां पर क्या होता है? ईंट जो होता है, ईंट भी देखे होइएगा तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको ईंट भी। हालांकि वो क्यूब नहीं होता,
ठीक है ना, मतलब क्रिस्टल लैटिस उसको नहीं बोल सकते, मतलब जस्ट उसी के शेप का होता है। तो देखिए किसी भी बिल्डिंग का सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या मिल जाएगा आपको, ब्रिक्स मिल जाते हैं। बहुत सारे ब्रिक्स पे ब्रिक्स रखते 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 पूरा बिल्डिंग बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यूनिट सेल जो होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जिसके वजह से बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिल के क्या बना देंगे, एक इंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। यूनिट सेल को रिपीटेड यूनिट सेल भी बोलता है, या बोला जाता है कि क्रिस्टल लैटिस का रिपीटेड यूनिट सेल, रिपीटेड जो इकाई होती है, रिपीटेड जो यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, यूनिट सेल कहता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसके बारे में डेफिनेशन। लिखो बाबू, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेगा, इट so many unit cell get united to make an entire crystal। ठीक ना, यूनाइटेड का मतलब मिल करके, बहुत सारे यूनिट सेल गेट यूनाइटेड टू मेक एन इंटायर क्रिस्टल या इंटायर क्रिस्टल लैटिस। इंटायर क्रिस्टल बोलिए या इंटायर क्रिस्टल लैटिस बोलिए। अब बार बार क्रिस्टल लैटिस नहीं बोलेंगे, क्रिस्टल बोल देंगे तो समझ लीजिएगा। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में कि द यूनिट सेल इज consider as repeated unit of crystal lattice है ना। यहाँ पर एक ईंट रखा, फिर दूसरा ईंट रखा, फिर तीसरा ईंट रखा, फिर चौथा ईंट रखा, सब ईंट एक दूसरे को रिपीट करते चला जाता है, इसीलिए इसको रिपीटेड यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस भी क्या बोलते हैं, यूनिट सेल को। क्यों बोलेगा कि रिपीटेड यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, तो यूनिट सेल हो जाएगा। यूनिट सेल भी कैसा होगा, 3 डायमेंशनल शेप का होता है। लिखेंगे द शेप ऑफ यूनिट सेल कैसा होगा, 3D लाइक क्यूब। याद रखिएगा, अरे बाबा क्रिस्टल लैटिस 3D, तो उसका यूनिट सेल भी क्या हो जाएगा, 3D ना होगा। मान लो कि 3D है तो उसमें सर्कुलर चीज तो सर्कुलर मिलकर तो नहीं बनाएगा, या उसमें कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर चीज तो नहीं ऐड कर सकते हैं, या लीनियर चीज को कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो यूनिट सेल बोलिए या क्रिस्टल लैटिस। तब हम लोग का जो टारगेट होगा कि यूनिट सेल की स्टडी कर लें। अगर यूनिट सेल की स्टडी कर लेंगे तो पूरा क्रिस्टल लैटिस का क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिट सेल से ही तो मिलकर के क्रिस्टल बनता है। तो यूनिट सेल की स्टडी करो तो पूरे क्रिस्टल की स्टडी हो जाएगी। क्लियर है ना, नोट कीजिए इसको। लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर नंबर्स ऑफ एटम निकालेंगे। आज की कहानी यही तक गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल को लेकर के।